आज 2 इम्तहानों की तारीख आ गई। एक बड़ा इम्तहान दिल्ली में है, देश की राजधानी में, जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है। 3 दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। 5 तारीख को वोट पड़ेगा और 8 तारीख को नतीजा आ जाएगा। और एक दूसरा इम्तिहान उत्तर प्रदेश में अनाउंस हुआ है। तो वहां केवल एक सीट, विधानसभा सीट पर उपचुनाव। 403 विधायकों वाली विधानसभा में एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव, यूं तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता कभी, लेकिन इस बार सीट ऐसी है और उसका नैरेटिव ऐसा है कि इसको भी एक बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है और उसमें भी सीधे प्रतिष्ठा दांव पर लग रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। मिल्कीपुर का उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा उपचुनाव हुए, अभी कुछ समय पहले उनके साथ मिल्कीपुर का होना था, लेकिन एक याचिका लंबित थी हाई कोर्ट में, उसके चलते ये विलंब हुआ। पहले वो याचिका वापस हुई, फिर आज चुनाव आयोग ने दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर के उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया। अब मिल्कीपुर महत्वपूर्ण क्यों है? मिल्कीपुर मेरे ख्याल से जब से ये विधानसभा अस्तित्व में आई है तब से पहली दफा ऐसा है कि इतनी ज्यादा चर्चा में है ये विधानसभा। अन्यथा ये आनंद सेन और मित्र सेन और उनके बेटे आनंद सेन की राजनीतिक भूमि रही मिल्कीपुर। सर्वाधिक बार यही पिता पुत्र यहां से विधायक हुए। भाजपा यहां 3 बार जीती, कुल जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा में 3 बार। और मिल्कीपुर की चर्चा इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि अवधेश प्रसाद यहीं से विधायक थे जो इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव जीते फैजाबाद से। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अवधेश प्रसाद पासी की जीत को इस ढंग से एक नए नैरेटिव में ढालकर देश के सामने रखने की कोशिश की कि भाजपा को अयोध्या में हरा दिया। हालांकि अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में अयोध्या भी एक है, एक मिल्कीपुर भी है। और अयोध्या विधानसभा का परिणाम अगर देखें लोकसभा चुनाव में तो वहां भाजपा आगे रही है समाजवादी पार्टी से। लेकिन खैर फिर भी नैरेटिव ये बना कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी भाजपा को हरा दिया समाजवादी पार्टी ने, अवधेश प्रसाद ने। इसलिए अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर बॉय हो गए। अखिलेश यादव ने बहुत दिनों तक तो लोकसभा के भीतर बाहर उनका हाथ ही नहीं छोड़ा अवधेश जी का। और इसी मिल्कीपुर की चर्चा तब और हो गई जब अवधेश प्रसाद के करीबी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और उनका नौकर एक दलित वर्ग की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल चले गए। समाजवादी पार्टी के लिए वो संकट का समय था कि क्या करे, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा किया और उनके लड़के को उम्मीदवारी के लिए हरी झंडी दे दी कि मिल्कीपुर से तुम्हारा लड़का ही लड़े। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार तय करना है। सपा की ओर से मोटे तौर पर उम्मीदवार तय है अवधेश प्रसाद का बेटा। अवधेश प्रसाद का बेटा भी एक मुकदमे में फंसा हुआ है। लेकिन मिल्कीपुर का वजन इस बात से समझिए कि 5 बड़े नेताओं ने भाजपा के, योगी जी से लेके और ब्रजेश पाठक तक 5 बड़े नेताओं ने 2-2 सीटें अपने कोटे में रखी थी। तो मुख्यमंत्री के कोटे में कटहरी थी और मिल्कीपुर। इससे आप समझ सकते हैं कि मिल्कीपुर की अहमियत क्या है। और योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ महीनों में अयोध्या और अयोध्या में मिल्कीपुर के इतने दौरे किए हैं, वहां घोषणाओं की झड़ी लगा दी है सरकार ने। रोजगार मेला वहां 2 बार लग चुका।
इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर में अपने सांसद को कह दिया कि भाई लड़के को जिता के लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिल्कीपुर से एमएलए तो एक चुना जाएगा, लेकिन नैरेटिव बड़ा होगा और उस नैरेटिव की गूंज देश भर में होगी। भारतीय जनता पार्टी हर संभव ये कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव में उसको जो यहाँ धक्का लगा है उसकी भरपाई मिल्कीपुर को जीतकर वो करे, अवधेश प्रसाद के लड़के को हराकर। और समाजवादी पार्टी अपने उस नैरेटिव की धार को बचाना चाहेगी जिसका प्रचार वो कर रही है 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से, कि हमने अयोध्या की भूमि पर भाजपा को हरा दिया। अब क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए तो 8 फरवरी तक इंतजार करना होगा। लेकिन लड़ाई बड़ी है और कड़ी है। हमारे दो साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। लो जी, हो गया ऐलान, अब होगा चुनावी घमासान। उत्तर प्रदेश के जिस हाई प्रोफाइल सीट पर चुनावी तारीखों को लेकर सबकी नजर जमी थी, अयोध्या की उस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया। इस सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे। Entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP. सपा के अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। कोर्ट कचहरी केस के कारण हाल ही में हुए 9 सीटों के उपचुनाव के साथ यहाँ चुनाव नहीं हो पाया था। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 7 सीटों पर जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में गई थीं। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही इस सर्द मौसम में भी सूबे की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि हमेशा से सियासत का केंद्र रही रामनगरी की इस सीट पर सपा और बीजेपी दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अखिलेश यादव ने यहाँ पारदर्शी चुनाव का प्रश्न उठाया है। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहाँ कैंडिडेट को, उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको जिता। बात करें बीजेपी की तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। रोजगार मेला, एक के बाद एक तमाम दौरों के बाद सीएम योगी ने 6 मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है। दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर इस सीट को जीतने की तैयारी करेंगे। यानी बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट पर सपा को मात देकर फैजाबाद में मिली हार का बदला लिया जा सके। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें से भाजपा बड़े अंतर से जीती है। इस बार भी मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग बड़े अंतर से जीते। बहरहाल यादव, पासी, ब्राह्मण वोटों के अहम होने के चलते सपा जहां अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर चुनावी दंगल में उतरेगी, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के सहारे
सपा की मोर्चेबंदी में जुटेगी। कुल मिलाकर मिल्कीपुर की महाभारत में राम मंदिर, महाकुंभ, मोहित खान, पीडीएस सरीखे तमाम मुद्दे हैं। सीधे तौर पर यहां सीएम योगी और अखिलेश यादव का इम्तिहान है। ऐसे में सवाल यह है कि नाक का सवाल बन चुकी इस सीट पर किसका दांव चलेगा? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार का बदला मिल्कीपुर से ले पाएगी? कुल मिलाकर सवाल ये कि मिल्कीपुर की सुरक्षित सीट किस दल के लिए सुरक्षित होगी? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। ऋचा सिंह जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। नावेद शिकोह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी का स्वागत है। मनीष अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का स्वागत है। नावेद शिकोह, सीट तो एक है लेकिन वजन ज़्यादा है, इसलिए उसका नैरेटिव भी बड़ा है और उसका जो भी परिणाम होगा उसका संदेश भी बहुत दूर तक जाएगा। मिल्कीपुर कैसे देख रहे हैं? देखिए 2020 हुआ पिछले 2 चुनाव, एक लोकसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव की 9 सीटें। इसमें लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन सफल साबित हुआ और उसने ये संदेश दिया कि हिंदुत्व की धार कमजोर हो गई है। जिस तरीके से अयोध्या में सीट जीती गई और जातिगत गणित जो है पिछड़ों की, दलितों की, यादव, मुसलमान, ये हम सब पूरा कोलाज बना के जीत सकते हैं, ये अयोध्या की एक सीट पर उसने साबित किया। लेकिन उसके बाद में इस नैरेटिव को कमजोर किया भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में और ये साबित किया कि हिंदुत्व और विकास और योगी आदित्यनाथ का चेहरे का जो ताकत है वो बरकरार है। हम किस तरीके से चूक गए थे, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने अपनी ताकत को दिखा दिया। अब देखना है कि एक सीट पर एक बार फिर एक मैच होने वाला है। इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुकाबला है। एक तरफ हिंदुत्व है, हिंदुत्व की रक्षा है, हिंदुओं की सुरक्षा है, विकास है, कुंभ है, अयोध्या है, बनारस है, ये सारी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये एक दावा कि दलित समाज भी हमारे साथ है, पिछड़ा भी हमारे साथ है, या मुसलमान भी हमारे साथ है, एंटी इंकम्बेंसी है। और इसके साथ में वो शगुफा जो बार बार आता है कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार टकरा रही है, कुछ खटपट है, उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक नया समीकरण आशीष पटेल ने शुरू किया है जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि अभी फिर से कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसलिए ये चुनाव एक मीटर है, तो साबित करेगा, बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच मजबूती से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, योगी मोदी एक साथ हैं, या उनका हिंदुत्व की और विकास की धारा बह रही है, या अखिलेश यादव वाकई अभी भी जातिगत गणित में सफल होंगे। जी ठीक बात है। मुझे लगता है कि जिस बात की ओर नावेश को कह रहे थे उस पर लोकसभा के चुनाव के बाद भी एक एपिसोड बना था और लोगों ने तारीखें दे दी थी योगी आदित्यनाथ को लेकर। तब मैंने कहा था कि भाई साहब ये जैसे नहीं सीरियल होते हैं कि भाई कोई सीरियल शुक्र के शुक्र आता है, कोई बृहस्पति की बृहस्पति आता, कोई रोज आता। तो मैंने कहा था ये 6 माही सीरियल है यूपी में। 6 माही सीरियल लगा। जिस दिन से योगी जी ने शपथ ली मार्च 17 से, तब से 6 माही में ये सीरियल चलता ही है। पात्र बदल जाते हैं, कभी रामलाल, कभी श्यामलाल, कभी मोतीलाल, कभी गुड्डू, कभी पप्पू। लेकिन हुआ क्या नावेद बाबू? जितने सीरियल आए उसमें सब में योगी आदित्यनाथ हर नए एपिसोड में और ज्यादा ताकतवर होके उभरे क्या? और जितने चिंटू पिंटू ये सब उसमें आए किरदार में क्या, ये अचानक से पता लगा मिलने वहां फोटो खिंचा रहे हो, पांव छू रहे और कह रहे कि महाराज हम तो आपके बच्चे हैं। नहीं, लोकसभा के बाद जो एपिसोड आया था उसमें यही हुआ था ना। जो विभीषण और खरदूषण की चर्चा आजकल कर रहे हैं नेता, वो जाके फोटो खिंचाए थे और कहते कि हमारे मार्गदर्शक नेता यही हैं योगी जी, कहते ना। तो इसलिए मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता ना। अखिलेश जी ने पिछली बार वाले एपिसोड में तो मानसून ऑफर दे दिया था, 100 एमएलए लाओ, शपथ कराओ। अशोक जी जानते हैं क्या, ऑफर तक पर कोई नहीं आया। अरे भाई कोई झस हो पास में तब ना ऑफर का एक्सेप्ट करें। कहां से एक्सेप्ट कर ले? एमएलए ने 20 पास में, एक्सेप्ट कहां से कर ले? और जितने भी लोग आए ना बोलने वाले,
उनमें कोई बड़े किरदार का आदमी नहीं आया कभी। क्या पता लगता है कि भाई गुड्डू की नाराजगी क्यों है, बोले दरोगा नहीं हटाया इनके कहने से। बोले पप्पू की क्यों है, बोले खाद्य अधिकारी इनके कहने से नहीं दिया। बोले छुन्नू क्यों नाराज है, बोले आरटीओ लगा दो उनके कहने से। यही तो मसला है। कोई वैचारिक युद्ध हो रहा क्या यूपी में? नहीं ना नावेद बाबू, मसला इतना ही है कि भाई हमने नावेद ने कहा आरटीओ हमको चाहिए, नहीं दिया तो हमने कहा लोकतंत्र खतरे में। क्या आरटीओ ही मूल है, डिप्टी एसपी, आरटीओ, खाद्य अधिकारी, सीओ सिटी, यही सब है। आप तो जानते हो, पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर अशोक जी भी जानते हैं, सारे राजनीतिक लोग जानते हैं कि छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं, छोटे छोटे लालच। लेखर मनीष अग्रवाल जी, एक सीट पर उपचुनाव और हंगामा इतना, और उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे तराजू पे बैठाल दिए गए, एक पड़ले में अखिलेश यादव, एक में योगी आदित्यनाथ, और सीट कुल एक। मनीष जी। अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अखिलेश यादव जी का पीडीए का नैरेटिव था, जो लोकसभा चुनाव में सक्सेसफुल होता दिखा था, वो उतना असरदार पिछले उपचुनाव में नहीं दिखा, और ये उपचुनाव उस नैरेटिव को बिल्कुल तय कर देगा। अगर योगी आदित्यनाथ जी इसमें भी वैसे ही जीत के आते जैसे कि उम्मीद है, लगभग 50,000 वोट से भाजपा जीतेगी, तो पीडीए का नैरेटिव और आगे की दिशा ये तय करेगी कि क्या कांग्रेस और सपा यूपी में साथ साथ रहेगी, क्या पीडीए इनके साथ है, क्या दलित वोटर इनके साथ है। क्योंकि हम लोग इसमें अभी बहन जी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बहन जी का भी एक फैक्टर होगा। बहन जी ने भी आज इस पे ट्वीट करा है, बताया है कि इस चुनाव की तारीखों से वो खुश है। उनका रुख क्या रहता है, क्योंकि दलित समुदाय का वोट उनके पक्ष में भी जाता है। वो कितनी ही खराब स्थिति में होती हैं, 8-9% वोट उनको आज भी हर स्थिति में मिलता आया है। तो क्या वो कुछ और अच्छी स्थिति में आएंगी, कितने अच्छे से वो चुनाव लड़ती हैं। कांग्रेस ने तो अभी से सरेंडर कर दिया है कि वो सपा के साथ है। ये चीजें आगे देखने वाली होंगी। और एक और दिलचस्प चीज की जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव जी अगर इस चुनाव के प्रचार में मिल्कीपुर जाएंगे तो क्या वो भगवान के दर्शन करेंगे, क्या अयोध्या में श्री राम के दर्शन करेंगे, क्या इतने दिनों से जो ये प्रतीक्षा करी जा रही है वो प्रतीक्षा दूर होगी। ये उस चुनाव को और दिलचस्प बनाएगा, क्योंकि अगर मिल्कीपुर तक जाके वापस लौट आएंगे तो इसके भी सवाल जवाब होंगे। ठीक भैया, अवधेश प्रसाद पासी तो वहीं रहते हैं, वो नहीं गए आज तक दर्शन करने। आप बता रहे बाहर से जाएंगे तो दर्शन नहीं करेंगे तो ये होगा वो तो वहीं रहते हैं, वही नहीं गए आज तक अवधेश बाबू। खैर अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के नए पोस्टर बॉय हुए अवधेश पासी, ठीक, और जब से लोकसभा का परिणाम आया अखिलेश जी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा, लोकसभा के भीतर बाहर है। वो तो कांग्रेस वालों ने फिर उनको झटका देके उनकी सीट पीछे कर दी, अलग बात, वरना अखिलेश जी ने बगल में बैठाया था। अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा लगी है जो लगी, अवधेश पासी के जरिए जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा कि हमने अयोध्या जीत ली। अखिलेश यादव ने कहा था ये हैं अयोध्या के नए राजा। देश अभी तक ये जानता था, दुनिया ये जानती थी, बोलो राजा रामचंद्र की जय। फिर पता लगा कि नहीं, ये 2024 के अयोध्या के नए राजा हैं अवधेश। आपको लगता है कि इस इम्तिहान बड़ा हो गया? सीट छोटी है लेकिन इम्तिहान बड़ा है अशोक जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के परिणामों ने दूसरी स्थिति की ओर इशारा किया जो लोकसभा वाले इशारे से बिल्कुल विपरीत था। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपका और मनीष जी का एक सवाल था जो कॉमन है, उसका जवाब मैं पहले देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पीडीए का नैरेटिव उपचुनाव ने बदल दिया। पीडीए का नैरेटिव जो आप लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव ने बदला, वो उपचुनाव ने नहीं बदला, वो पुलिस और पिस्टल के चुनाव ने बदला। उपचुनाव पीडीए का जो नैरेटिव है वो तो इस प्रदेश की जनता बदलेगी, और जो फुल फ्लेज चुनाव होगा 2027 में, और जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पीडीए का क्या नैरेटिव था सबने देखा, और 2027 में भी जनता देखेगी। रह गई बात आपने अयोध्या को लेकर के कहा, अयोध्या को लेकर के मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात, एक मैं रिपोर्ट लेके बैठा था, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 11 अगस्त 2023 की सीएजी की रिपोर्ट इसमें है। इसमें लिखा है कि अनड्यू बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एक और रिपोर्ट है 5 अगस्त 2024 को, उत्तर प्रदेश के अखबारों में एक विज्ञापन छपा कि अयोध्या में सेना की प्रशिक्षण के लिए आवंटित जमीन को डिनोटिफाई किया गया।
ये देखिए, ये दो चीजें हैं अमिताभ जी, कि एक तरफ मेरे कहने का मतलब है कि जो रिपोर्ट बता रही कि अयोध्या में भगवान राम के नाम पर किसने लूट मचाई, भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो सीएजी की रिपोर्ट में बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। दूसरा, जो जमीनों के लूट को लेकर के मैं अक्सर सवाल उठाता रहता हूं, इस जमीन को लूट के बारे में आपको बताऊं कि माझा जमथरा गांव है, 2211 एकड़ की जमीन जो सेना के फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के तहत नोटिफाई की गई थी 2025 तक के लिए, लेकिन इसको डोनिटिफाई कर दिया गया 5 अगस्त 2024 को, क्योंकि ऑलरेडी इस पे इनके अडानी ग्रुप का, श्री रविशंकर ग्रुप का और तमाम जो है संस्थाओं के कब्जा हो गई जमीनों पे, सेना की जमीनों पे, और सरकार को मजबूरी में इनको जमीनों को अलॉट करने के लिए, तो यही मुद्दे होंगे आपके। जो मेरे कहने का मतलब था अमिताभ जी, कि जो भगवान राम के नाम पर गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी वहां पे कर रही है अयोध्या में, उस गोरख धंधे का हिसाब वहां की जनता ने अवधेश पासी को जिता करके दिया। और इस चुनाव में भी कितनों पुलिस पिस्टल अपना योगी सरकार लहराए, लेकिन इस चुनाव में भी अयोध्या की जनता जान गई है कि भगवान राम के नाम पर ये लोग सिर्फ गोरख धंधा करते हैं। गोरख धंधा वालों को तो अब आपने जाना ही था, लेकिन एक नई बात आप लोगों ने देखा, जो वहां के नंद किशोर गुर्जर ने बता दिया कि 50,000 गायें पर डे कटवा रहे हैं योगी सरकार के अधिकारी। अब आप सुन लीजिए, हम नहीं कर रहे, ये भी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के विधायक कर रहे हैं कि 50,000 गायों का वध करवा रही योगी सरकार पर डे, और कमीशन ले रहे हैं मुख्य सचिव से लेकर के तमाम अधिकारी। तो ऐसे विधर्मी सरकार को, ऐसे गो हत्यारी सरकार को, ऐसे चंदा चोरी वाली सरकार को अयोध्या की जनता कैसे वोट देगी? ठीक। मैं ऋचा के पास जाऊं उससे पहले दो बातें कहूंगा कि अशोक जी ने जो नैरेटिव सेट किया, यानी सपा ने जो नैरेटिव सेट किया, वो एक कसौटी तय करता है अशोक जी के अब तक के वक्तव्य से। उन्होंने 100 आरोप लगाए हुए अयोध्या में ने ये किया, विधर्मी है, कुकर्मी है, सब बता दिया। क्या जमीन का ऐसा, जमीन का वैसा, और चांदमारी की जमीन और इसकी जमीन और अडानी की जमीन और बडानी की जमीन सब बता दिया। अगर ये मान लेते हैं, इसी को कसौटी मान लेते हैं, हम तो कहते हैं भाई जिसमें राजी रहो वो उसमें हाँ करो, लेकिन हाँ करो, भागो नहीं। इसी को मान लेते हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम आया सपा के पक्ष में, तो माना जाएगा कि जितनी बातें अशोक जी ने कही वो सब जनता के समझ में आ गई। और अगर अशोक जी की पार्टी हार गई तो फिर हम ये नहीं चलने देंगे कि वहाँ पर पिस्टल दिखाई और तमंचा दिखाया और गुलेल, सिपाही के हाथ में गुलेल थी और डंडा था और छड़ी थी, ये सब नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये तो मैंने 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ तभी खारिज कर दिया था ये सब प्रचार। इस प्रचार का कोई अर्थ नहीं। सीसा मऊ लंदन में था, कैसे जीत गए? लंदन था, वहां दूसरी फोर्स थी, वहां तमंचा नहीं था, वहां पुलिस के पास गुलेल थी, बात राइफल नहीं थी। अरे तेज प्रताप कैसे जीत गए? ठीक है, वोट घट गए, वो पार्टी का कारण होगा, लेकिन जीते ना। ये नहीं चलेगा कि जहां हम जीते वहीं इलेक्शन वैध। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर एक लंबी तकरीर की कि ये प्रचार अब बंद कर दो, ये प्रचार खिन्नता पैदा करता है, अब ये अर्थहीन हो चुका है, इसमें विश्वसनीयता नहीं बची कि हम जीतेंगे तभी इलेक्शन पवित्र मानेंगे, वरना चाहे जो कर लो, हम तो छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे इलेक्शन गलत हुआ। ठीक नहीं। बच्चा फेल हो चाहे पास हो, ये ना कहो कि नहीं इम्तिहान ही गलत हुआ, मेरा लड़का फेल कैसे हो गया? अरे लड़का पढ़ा नहीं फेल नहीं होगा। इसलिए मैं तो कहता हूं इसी पर सेट कर लो। अगली बार जब अशोक जी के पास आएंगे तो उनसे इसी पर वाचा भरवाएंगे कि इसी पे हम ही भर लो। जितने आरोप आप लगा रहे हैं हम सब सही मान लेंगे, अगर सपा जीती और अगर सपा हार गई तो हम सब मानेंगे झूठा था प्रचार। खैर ऋचा सिंह, लड़ाई बड़ी है और लड़ाई कड़ी है, क्योंकि एक सीट का बहुत महत्व नहीं होता, मैंने कहा। और ऐसा भी नहीं कि यहां से कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको जो एक नैरेटिव देने की कोशिश की 4 जून के बाद से कि हमने अयोध्या में हराया, हालांकि वो टेक्निकली थोड़ा विचित्र था नैरेटिव। फैजाबाद लोकसभा सीट है, अयोध्या विधानसभा सीट है, और अयोध्या विधानसभा सीट में भाजपा आगे थी सपा से, अवधेश पासी पीछे थे लल्लू सिंह से। लेकिन खैर जो भी, अब
भाजपा को एक बार यहां अपना झंडा तो फहराना होगा अगर पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पानी है, और नहीं ऐसा हुआ तो जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, तो अपार महिमा मिट जाएगी। ऋचा जी। जी आदरणीय अमिताभ सर, बिल्कुल समाजवादी पार्टी फेक नैरेटिव फैलाने की माहिर पार्टी हो चुकी है। अभी हाल में ही उपचुनाव हुए थे जिसमें कुंदरकी, जो कि अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है, वहां पे समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। करहल और सीसामऊ में इनको जीत मिली है, लेकिन वहां पर भी इनके वोट प्रतिशत का अंतर लगातार घटता चला जा रहा है, और ये तीनों सीट ही मिल्कीपुर का जो परिणाम आने वाला है उसकी रूपरेखा को तय कर देते हैं। क्योंकि ये लगातार पीडीए की बात करते हैं, कुंदरकी में अल्पसंख्यकों ने इनको बता दिया कि अल्पसंख्यक इनके साथ नहीं है, और जिस तरीके से अयोध्या में समाज की अंतिम पंक्ति से आने वाली बच्ची 12 साल की जो मात्र थी, उसके साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और उसके नौकर ने जिस तरीके से महीनों उसका शोषण किया, ये तो एक तरफ था। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वयं उस बच्ची के लिए डीएनए टेस्ट की मांग करके दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी सोच को स्पष्ट कर दिया है, जिसका जवाब आने वाले मिल्कीपुर के उपचुनाव में अयोध्या की जनता देगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है अमिताभ सर, जब पिछली बार अयोध्या का परिणाम आया, तो इनको ये मिल्कीपुर का परिणाम आया, तो इनको ये भी याद रखना चाहिए कि गठबंधन के बावजूद ये मात्र 8000 के अंतर से उस सीट को जीत पाए थे। और अब तो पीडीए के खोखले नारे की भी हवा निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से मिल्कीपुर उपचुनाव को लड़ेगी। लगातार मुख्यमंत्री जी वहां की जन समस्याओं को लेकर पूरी तरीके से जनता के बीच में बने हुए हैं, और जनता सिर्फ मिल्कीपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को आज स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है, जिसका परिणाम हमें मिल्कीपुर के उपचुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन पीडीए की जिस पिछड़े और दलित समाज की ये बात करते हैं, और महिलाओं की जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है, उसका जवाब इनको जरूर मिलेगा। और एक और बात है कि अभी ये बात कर रहे थे, जिसको आपने भी कहा कि अयोध्या का राजा बताया था अवधेश प्रसाद जी को, तो ये पूरा देश इनको बताएगा कि हमारे तो राजा सिर्फ एक हैं, और वो है राजा राम, जिसका परिणाम इनको मिल्कीपुर के उपचुनाव के परिणामों के रूप में 8 तारीख को देखने को मिलेगा। बशर्ते उसके बाद ये ईवीएम का रोना ना रोए, इनको इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक। नवेश को बार बार पीडीए की बात होती है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हुआ, बहुत हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शन था। अखिलेश यादव अपनी कसम तोड़कर घर से निकले थे, हर बाई इलेक्शन में गए, वरना वो बाई इलेक्शंस में जाते नहीं थे। भाजपा ने भी खूब मेहनत की, और नतीजा आया 7 और 2। और 7-2 भी मैं एक तरफ कर दूं, कुंदरकी ने तो सारा समाजशास्त्र ही बदल दिया, सपा का नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए एक स्टडी केस हो गई कुंदरकी, पूरे देश की राजनीति के लिए। ओवैसी को भी उसका अध्ययन करना चाहिए, राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी, योगी आदित्यनाथ को भी, कि आखिर कुंदरकी में हुआ क्या। 65% से ज्यादा मुसलमान, और सपा की जमानत जब्त। क्या हम उसको माने कि कुछ बड़ा शिफ्ट हुआ है, गोल शिफ्ट हुआ है कहीं? क्योंकि कुंदरकी सामान्य जीत नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 5000 वोट से हार जाता, भाजपा का 5000 से जीत जाता कुंदरकी, तो शायद मैं उसको इतना बड़ा केस नहीं मानता। नवेद जी, लोकतंत्र को जो मानता है वो चुनावी परिणाम और उसका वोटिंग पैटर्न को मानना ही पड़ेगा। अगर आप और हम और पूरा भारत और पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को मानती है, और उसको ये पता चलता है कि एक विधानसभा क्षेत्र या एक लोकसभा क्षेत्र में जहां मुस्लिम आबादी 50% या इससे अधिक है, और वहां पर समाजवादी पार्टी हारती है या बीजेपी जीतती है, तो ये मानना ही पड़ेगा कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। और ये मानना ही पड़ेगा, इसको कोई
इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का विश्वास कमजोर हुआ है, ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हो, जिस पीडीए की बात कर रहे हो, उस पीडीए में मुसलमानों के अलावा मेजोरिटी तो हिंदुओं की है, यानी हिंदू समाज पिछड़ा और दलित समाज भी हिंदू ही समाज है। एक बात को मैं याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट ईयर इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा जैसा एक भव्य दिव्य कार्यक्रम चल रहा था और पूरे देश में हिंदुत्व की लहर थी, लेकिन इस वर्ष भी, इस चुनावी मौसम में भी हिंदुत्व की वेग तेज होगी, क्योंकि कुंभ मेला अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस कुंभ के आयोजन में देश के हिंदुत्व की आस्था का परीक्षण होता है, प्रदर्शन होता है और पता चलता है कौन सनातन धर्म से जुड़ा है और कौन नहीं जुड़ा है, कौन इसकी आस्था पर विश्वास करता है, कौन नहीं करता है। एक तो अयोध्या में चुनाव, दूसरा प्रयागराज में कुंभ। यानी आप अगर सनातन धर्म की आस्थाओं से जुड़े हैं तो आपको उस अनुष्ठान में शरीक होना पड़ेगा। मनीष भाई की ये बात सही है और इस पर गौर किया जाए, चाहे राम मंदिर के दर्शन हो, चाहे कुंभ का स्नान हो। एक तरफ ये चैलेंज जरूर होगा अखिलेश यादव जी जैसे नेताओं का, और दूसरा मनीष जी का ही बिंदु मैं उठाऊंगा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक वहां पर है और बहन जी वहां पर कैसा रोल अदा करती हैं। सिर्फ चुनाव लड़ती हैं या दमखम से लड़ती हैं? यहाँ पर बसपा के चुनाव लड़ने का और दमखम से लड़ने का, जैसे अंबेडकर जी के ऊपर टिप्पणी को लेकर तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया, बसपा ने भी किया, लेकिन बहन जी निकली नहीं। बहन जी का निकलना बहुत जरूरी होता है, वहां भतीजे से काम नहीं चलता है। अगर अयोध्या की सरजमीन पर बहन जी 4 सभाएं कर लेती हैं तो उसका असर होगा। पासी समाज जो आधार होगा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का, वो अगर खिसक गया तो वाकई समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब देखना यह है कि बहन जी का रोल क्या होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन जी 4 सभाएं करें और वहां उनके समाज का वोट उधर शिफ्ट ना हो। तो ये बड़ी चीज है जिसको देखना पड़ेगा, समय के साथ पता चलेगा। बिल्कुल। मनीष अग्रवाल, 3 चीजें हैं जो उस उपचुनाव के बाद से घटी हैं। 3 चीजें। कुंभ 13 तारीख को शुरू हो जाएगा और जब तक वोट होगा, परिणाम आएगा, तब तक कुंभ चल रहा होगा। कुंभ, संभल भी एक बड़ा आइकॉन है। संभल भौगोलिक सीमा नहीं है, वो संभल म्यूनिसिपल काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूं, कारपोरेशन की। संभल एक आइकॉन हो गया है, एक प्रतीक हो गया है एक नई वेव का। और अयोध्या में भगवान रामलला सरकार के नवीन विग्रह के विराजित होने के 1 वर्ष पूरे होने तिथि के हिसाब से, अंग्रेजी तारीख से नहीं, तिथि के हिसाब से 11 तारीख को वो तिथि पड़ रही है। तो अयोध्या में पूरा एक वैसा ही चित्र खींचने की कोशिश का प्रयास हो रहा है जैसा 22 जनवरी को हुआ था। यानी अयोध्या फिर जागृत होगी, संभल जागृत हुआ, कुंभ जागृत होगा। 3 बड़ी जागृतियों के बीच में मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा होगा। मनीष जी, सही कह रहे हैं। 11 तारीख को महाराज जी अयोध्या जाएंगे भी, वहां जलाभिषेक करेंगे। दूसरे, महाराज जी ने जो है ना सनातन धर्म के लिए इंडिया में, यूपी में एक नए आयाम प्रस्तुत करे हैं, चाहे संभल हो चाहे कुंभ हो। आज आप देखिए कुंभ की भव्यता देखिए, कुंभ का जिक्र देखिए, कुंभ की आस्था देखिए, अयोध्या की आस्था देखिए। महाराज जी ने मिल्कीपुर में जो भी चुनाव रिजल्ट आया हो, फैजाबाद में जो भी चुनाव रिजल्ट आया हो, कभी भी अयोध्या को अपने हमेशा सीने में रखा, कभी उन्होंने कोई परहेज नहीं करा, न जाने में न आने में। हफ्ते में 2 बार भी जाते हैं, 3 बार भी जाते हैं। उनकी सनातन धर्म के प्रति जो आस्था और जो मेहनत है ना उत्तर प्रदेश में और भारत में, वो एक नया उदय लेके आ रही है। नावेद जी बिल्कुल सही कह रहे थे, कुछ कारण चुनाव में ऐसे हैं जो वक्त वक्त पे चेंज होते रहते हैं, जिनका कारण बनता है या बिगड़ता है। लेकिन अगर आप हिंदुत्व और सनातन की लहर महाराज जी के नेतृत्व में देखिए तो वो एक नया आयाम छू रही है। मिल्कीपुर का चुनाव तो उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण होगा। चुनाव भाजपा जीतेगी, चुनाव जीतती रहेगी, लेकिन धर्म के प्रति जो कार्य हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं 2024 के चुनाव में भाजपा जो है ना कुछ सेकुलर की तरफ चली गई थी कि अब हम सर्वधर्म समभाव में जिएंगे, अपने कोर वोटर को भूल गई थी, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को भूल रही थी, जो कि भाजपा के जन्म का कारण था। उस चीज का भाजपा ने करेक्शन करा है। 2024 के चुनाव के बाद
भाजपा अपने कोर पे वापस आई है, हिंदुत्व को वैसे ही एग्रेसिवली आगे लेके चल रही है और उसका फायदा यूपी ही नहीं पूरे भारत के चुनावों में दिख रहा है। आप देखिए महाराज जी, जितना मिल्कीपुर के चुनाव में जाएंगे उतनी ही उनकी व्यस्तता दिल्ली में भी होगी। दिल्ली में अभी से उनके बैनर पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं, वहां पे भी वो बहुत डिमांड में है। तो हमें ये देखना होगा कि ये संस्कृति में बदलाव जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, इसे जनता कैसे लेती है। अशोक भाई, ये 3 बड़े घटनाक्रम हैं जो बाई इलेक्शन के बाद के हैं। कुंभ ने एक वाइब्रेशन पैदा किया है, संभल और रामलला के मंदिर के उनके विग्रह के विराजमान होने का 1 वर्ष पूर्ण होने का अवसर, इनके बीच में ये मिल्कीपुर आ रहा है। निश्चित तौर पर आपके अगर अध्यक्ष जाएंगे मिल्कीपुर रैली करने तो ये बात तूल पकड़ेगी कि आप मिल्कीपुर तक आए तो रामलला के दरवाजे माथा क्यों नहीं रखा। अशोक जी, फिर वहां कोई भी तर्क दो आप कि अब नहीं आए, तब आएंगे, सोमवार को आएंगे कि मंगल को आएंगे कि सावन में आएंगे कि भादों में जाएंगे, कुछ कहो, लेकिन इसका एक मैसेज जाएगा कि भाई जब यहां तक आ गए तो क्यों नहीं आए। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो राम मंदिर के दर्शन करने नहीं आएंगे, भगवान राम के दर्शन करने नहीं आएंगे। उन्होंने तो हमेशा कहा कि हम जरूर जाएंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने यहाँ इटावा में, आपको पता ही होगा, भगवान शिव का एक भव्य और विशाल और शास्त्र सम्मत एक बहुत विशाल मंदिर बनवा रहे हैं, जो कि साउथ इंडियन से तमाम जो पाषाण शिलाएं लाई जा रही वहां पे। भगवान शिव तो तीनों लोकों के स्वामी कहे जाते हैं। तो आप ये ना बाइफरकेट करिए कि भगवान राम बड़े हैं कि भगवान शिव बड़े हैं कि भगवान विष्णु बड़े हैं। भगवान तो भगवान होता है, किसी भी भगवान का कहीं भी किसी भी रूप में पूजा करिए, वो फल तो वही मिलता है। और दूसरी बात, अभी यहाँ पे मनीष भाई ने कहा सनातन धर्म का ये है वो है, तमाम बातें, ऐसा लगता है अमिताभ जी कि 1980 में भाजपा का गठन हुआ और सनातन धर्म ही 1980 के बाद पैदा हुआ। इन लोगों के भाजपाइयों के हिसाब से लगता है जब भाजपा का उदय हुआ, जब भाजपा बनी, गठन हुआ, तभी से सनातन धर्म का गठन हुआ। उसके पहले सनातन धर्म था ही नहीं। और यहाँ पे महाराज जी आए यूपी में, तब सनातन धर्म लेके आए, नहीं तो यूपी में तो सनातन धर्म था ही नहीं। तो अरे इतना मतलब वो उस तरह का कंगना रनौत टाइप का बयान मत दीजिए कि देश को असल आजादी 2014 में मिली। तो ऐसी बातें न करिए। सनातन धर्म हजारों लाखों साल से था, है और रहेगा। अच्छा, तीसरी बात, अभी ऋचा सिंह जी ने कहा डीएनए की बात। तो आप, अगर योगी जी की सरकार है, आप जो पुलिस का जो मैनुअल है उसमें फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन उसमें से निकाल दीजिए कि फॉरेंसिक वाले में जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें डीएनए जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है, फिर कोई डीएनए की मांग नहीं करेगा। तीसरी बात, बलात्कार की बात करें, भगवान राम के मंदिर में झाड़ू लगाने वाली जो बेटी दलित समाज की थी, उसके साथ भी बड़ा विभत्स वारदात हुई थी उसी दौरान, लेकिन उस बारे में एक शब्द कोई भाजपा का हमारा साथी नेता प्रवक्ता कोई आवाज उठाया। और इसके अलावा रुचा जी रुकिए, अभी की बात खत्म। जी अमिताभ जी, कुंदरकी का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। देखिए, कुंदरकी अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, और वो केस स्टडी ये है कि किस तरह से आज के दौर में, जबकि लोकतंत्र हमारा, कहते हैं मोदी जी अमेरिका में जाकर के कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सबरीना सिद्दीकी ने जब पूछा था पत्रकार ने, जब डेमोक्रेसी को लेकर के, तो मोदी जी कहते हैं डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ये केस स्टडी है कि कैसे 80% मतदाताओं को पुलिस और प्रशासन के द्वारा वोट कास्ट करने से रोका जाता है। ये अपने आप में केस स्टडी है। ठीक है, इसका स्टडी करना पड़ेगा भैया। ठीक, समाजवादी पार्टी की समस्या ये है, आज से नहीं, जब से बनी थी, मुलायम सिंह जी बनाई थी, तब से लेके आज उसकी समस्या, इससे वो उसने कभी मुक्ति नहीं पा पाई। वो मान के चलती है कि जहां मुसलमान है ज्यादा, नावेद भाई, वहां तो हम हार ही नहीं सकते, और वहां अगर हम हारेंगे तो हम चुनाव नहीं मानेंगे, हम छत पे खड़े होकर चिल्लाएंगे चुनाव फर्जी है। ये कौन सी व्याख्या है? इकबाल महमूद वही चिल्ला रहे थे विधानसभा में। मुझे लगा यार भाई, माता प्रसाद तो समझदार आदमी, उनको तो खड़ा होना चाहिए था कि बंद करो बकवास। इकबाल कह रहे हैं कि 65% मुसलमान भाजपा का उम्मीदवार कैसे जीत सकता है, इसका मतलब चुनाव गलत हुआ। इसका मतलब ये लिख दें संविधान में कि जहां मुसलमान है वहां सपा जीतेगी, और सपा नहीं जीतेगी तो चुनाव रद्द माना जाएगा। क्या ऐसा लिख दें? अब तो यही बचा कि ये लिखवा लो
कि इकबाल महमूद जीतेंगे संभल में तो चुनाव माना जाएगा, नहीं तो चुनाव नहीं माना जाएगा। अखिलेश जी कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार आए, बिल्कुल आना चाहिए। मैनपुरी में नहीं बुलाए थे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, कन्नौज में नहीं बुलाए, अक्षय के उसमें, तेज प्रताप के उसमें नहीं बुलाए, शिवपाल यादव का लड़का लड़ा वहां नहीं बुलाए, वो भी जीत के आए हैं ना सब। अखिलेश जी जीत के आए हैं, वहां अंतर्राष्ट्रीय वाले क्यों नहीं बुलाए? थोड़ा वहां भी बुलाते, उनको भी चाय नाश्ता होता। नहीं, नवेद बाबू अच्छा रहता ना। बोले जहां हम हारे हैं वहीं अंतर्राष्ट्रीय उतारेंगे। नपना एक रखो दोस्त, फिर कोई समस्या नहीं। और एक बात जो अशोक जी ने कही कि किसी भगवान की कहीं पूजा करो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन स्थान का अपना महत्व होता है। क्या हम मथुरा जाएंगे तो भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर सिर जरूर झुकाएंगे, हम काशी जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के दरवाजे माथा जरूर टेकेंगे, हम अयोध्या जाएंगे तो रामलला के दरबार में जरूर उपस्थिति दर्ज कराएंगे, है ना। इसलिए इसको इतना भी सरलीकृत नहीं कर दो कि नहीं हमने तो अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, हम तो वहीं से काम कर लेते। नहीं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं महाराज। क्या आपके ऊपर कोई विवशता रही होगी तभी आपने कभी चेक का गमछा डाला और टोपी लगाई ना? कोई विवशता ऐसी ही रही होगी ना कि वोट की राजनीति है, चेक का गमछा डालो, टोपी लगाओ, ऐसे चित्र है ना। तो अयोध्या में भी प्रश्न उठेगा। खैर, ऋचा सिंह, मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री खुद हैं और आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री, आपको नहीं लगता कि थोड़ा लोड ज्यादा ले लिया, ज्यादा लगा दिए? आधा दर्जन मंत्री क्या करेंगे जरा सी मिल्कीपुर? नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी इनको पन्ना प्रमुख बनाओ, फिर एक पन्ना प्रमुख भूपेंद्र चौधरी, एक पन्ना प्रमुख डिप्टी सीएम और फिर 6 मंत्री, ये सब पन्ना प्रमुख एक एक पन्ना लेके अपना घूमे। नहीं जी, आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और हमारा संगठन ये तय करता है कि चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो कहां पे अपनी भूमिका निभाएंगे। ये संगठन का निर्देश होता है जिसको सभी नेता और कार्यकर्ता मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव बड़ा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 300 mg की दरकार थी, आज 650 mg की गोली आपने दे दी, ये मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं, हमारे लिए कोई भी चुनाव बड़ा या छोटा नहीं है। सवाल इस बात का है कि मिल्कीपुर की जनता को हम ये विश्वास दिलाएंगे कि ये जो फेक नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने गढ़ने का काम किया था, उसको समझाना ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। और अभी अशोक यादव जी कह रहे थे कि केस स्टडी है, बिल्कुल केस स्टडी है। कुंदरकी को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुंदरकी में जो 65% मुसलमान है, जिसे आप अपना बंधुआ मानते हैं, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन उनके हित और विकास की बात तो दूर है। आप तो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कुंदरकी में कहते हैं, उस शब्द को दोहराना नहीं चाहिए आदरणीय अमिताभ सर, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम कुत्ते के गले में पट्टा डाल देंगे तो वो जीत जाएगा। तो आज देश का अल्पसंख्यक ये भी देख रहा है। और संभल में जिस तरीके से आप उपद्रवियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए हैं, अयोध्या में अभी आपने डीएनए की मांग की। आपने कितने केसेस में आज तक डीएनए की मांग की है? आपका नगर अध्यक्ष मोबीद खान जो महीनों तक एक 12 साल के अंतिम समाज की बच्ची के साथ उसका शोषण करता है, बलात्कार करता है, उसके साथ खड़े होने के स्थान पर आप मोबीद खान को आज तक अपना नगर अध्यक्ष बनाए हुए हैं। कन्नौज में किस तरीके से आपकी पार्टी का व्यक्ति लगातार बच्चियों को नौकरी देने के नाम पर उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। आप नोट छापने की अवैध फैक्ट्रियां चला रहे हैं। और आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो। आज उत्तर प्रदेश ये देख रहा है और उत्तर प्रदेश आपको इसका जवाब देगा। और आपको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ आपका गठबंधन था, अब तो वो भी बुलबुला फूट चुका है। अशोक यादव जी, समाजवादी, ठीक है ऋचा, रुक रहा हूं। मनीष अग्रवाल, एक प्रश्न मेरे ध्यान में आ रहा है, सबसे पूछ लेता हूं। क्या ये नियम बना दिया जाए कि जहां मुसलमान ज्यादा है वहां अगर सपा नहीं जीतेगी तो वो चुनाव रद्द माना जाएगा? झंझट ही खत्म, नियम ही बन जाएगा। नहीं,
अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की संरचना MY फैक्टर पे हुई थी, वो MY फैक्टर अब चेंज हो रहा है। इसी चीज के बदलाव की परेशानी है। 2024 के चुनाव में जो दलित जुड़ा था इंडिया गठबंधन के साथ, वो पिछड़ी जातियां, दलित जो है अब अपना रास्ता अलग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में आ गया है कि चुनाव का मुद्दा क्या होता है और जब रिजल्ट आता है तो मुद्दा क्या हो जाता है कि जीतेंगे तो देंगे। अब संविधान की किसी को चिंता नहीं है, अब संविधान किनारे रख दिया गया है, अब बेरोजगारी की चिंता नहीं है। अब अयोध्या में सिर्फ जो गड़बड़ियां हुई हैं वो आज उठाई जाएंगी, बेरोजगारी, महंगाई, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। तो जनता को समय समय पे ये समझ में आता रहता है। जैसे बार बार आप अपनी डिबेट में कहते हैं गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। अगर आप गोल पोस्ट निरंतर बॉल के संग चेंज करते रहोगे तो आपको हर बार लगेगा कि गोल हो जाएगा, क्योंकि जहां पे बॉल होगी वही गोल पोस्ट बन जाएगा। मुश्किल यही है। ठीक है, ठीक मनीष भाई। नावेद जी को जो बात इकबाल महमूद ने कही, संभल की चर्चा के दौरान विधानसभा के पटल पर खड़े होकर सपा की ओर से बोल रहे थे, वो इंडिविजुअल नहीं थे। सपा ने कहा भाई हमारी तरफ से इकबाल महमूद बोलेंगे। उन्होंने कहा कि भाई जहां 65% मुसलमान, वहां हमारा आदमी हार गया तो चुनाव हम कैसे मान लें? हम तो मान ही नहीं सकते कि चुनाव हुआ। इसका अर्थ तो यही है कि सपा ऐसी मांग, ऐसी स्थिति चाहती है कि भाई जहां मुसलमान 50% या उससे एक ज्यादा है, वहां का चुनाव हम भी नहीं लड़े, हमारे नाम कर दिया जाए। और अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम चुनाव खारिज करेंगे। हम कहेंगे चुनाव ठीक नहीं हुआ, चाहे रामपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे मीरापुर हो। यही गलतफहमी है समाजवादी पार्टी की पॉलिसी बेकर जो है। दरअसल इस बात को समझना होगा कि अखिलेश यादव ने इस बात पर विचार किया कि अब जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, जो 50% या उससे ऊपर इसका वोट बैंक है, वहां MY से काम नहीं चलेगा। हमारा MY जो है वो 25% पे हम नहीं जीत सकते, तो अदर्स को कहीं ना कहीं लुभाओ, MY के अलावा भी कुछ लोगों को लुभाओ और अपनी तरफ खींचो। और ये विचार करने के साथ उन्होंने एक वाक्य, एक जुमला सोच लिया अखिलेश यादव ने, ये तो है ही, ये तो है ही जो है, ये अल्फाज MY को खटकने लगा। और वो बार बार कंधा हिला देते हैं समाजवादी पार्टी का कि हम हैं ही नहीं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम ये नहीं कि आप ये सोच लो ये तो हमारे स्टोर में नहीं, मतलब वो ये करें हम फाउंडर मेंबर हैं। हाँ, तो ये MY को खटक रहा है। और MY लगातार, खासतौर से मुस्लिम समाज बार बार झटके देता रहा, बीच बीच में याद दिलाता रहता है कि हम है ही नहीं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम आजाद हैं, हम किसी तुम समाजवादी पिंजरे में नहीं कैद हैं। ये इसलिए वो बीच बीच में झटके देता रहता है। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी निकल सकती है, ये आबो हवा बता रही है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए नकारात्मक है। देखिए, 2-3 चीजों को बहुत जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि चुनाव तो भाई अधिकारी जिता देते हैं, लड़ा देते हैं। हो सकता है कि वो इसलिए कहते हो कि उनके जो वर्कर हैं, जो उनके वोटर हैं, हतोत्साहित ना हो, वो कह देते हैं भाई चुनाव तो अधिकारियों ने बेईमानी करा दी थी इसलिए हम हार गए। क्या ये बातें जो होती हैं और अधिकारियों पर एक हमले होते हैं, तो चलिए मान लेते हैं वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अदृश्य ताकतें अगर अधिकारियों पे हमले करने लगी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो लल्लू पंजू वो नहीं हो सकते। लल्लू पंजू की हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में, तो 10 बार शिशिर सिंह जैसे एक बड़े अफसर जिन्होंने चमकाई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर लांछन लगा है। या STF जिसने यहां एक साख बनाई उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की, उस पर लांछन लगा है। वो अदृश्य ताकतें हैं और वो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है कि खतरनाक बात है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना होगा और इसका डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात सही है कि अधिकारियों का बड़ा रोल होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेईमानी कराने में, लेकिन सरकार को चलाने में, चुनाव कराने में, कम से कम योजनाओं को पहुंचाने में। लेकिन वो अदृश्य ताकतें लल्लू पंजू नहीं कह सकते। वो कौन अदृश्य ताकतें हैं जो छोटे मोटे नेताओं को बार बार भेज रही हैं? जितना अखिलेश यादव टॉर्चर नहीं कर रहा, उससे 20 गुना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। इस समस्या के बीच भी ये चुनाव हो रहा है, इस बात को भी भाजपा को समझना होगा। जी ठीक। नावेद जी ने जो बात कही उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर अशोक जी के पास वही मूल सवाल लेके जाऊंगा। इससे भी ज्यादा भीषण स्थिति बन गई थी लोकसभा चुनाव के बाद। क्या लोगों ने तो मीटर लगा दिया था काउंटिंग वाला कि अब गए हैं, उसी के धुंध में बाई इलेक्शन हुआ, 9 में 7 जीत के आई ना। यही सब कहां गए?
सारे बाहुबली थे ना तब मैदान में। क्या हुआ? तब तो दिन में 3 दफा बाइट आती थी, अब तो एक ही बार आ रही दिन में। क्या हुआ था? नावेद जी, आप पुराने आदमी हो, सब जानते हो, तेल जानते हो, तेल की धार जानते हो, फिर भी कई बार बहक जाते हो। ये सब सियासत है, इसमें चलता रहना चाहिए। और बड़े बूढ़े कहते थे, अशोक जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, ये भारत का लोक जीवन का है। बड़े बूढ़े कहते थे कि भैया जब सब ठीक चले तो ढिठौना लगा लो, यहाँ पर काजल का टीका, छोटा का बिंदी, ताकि नजर ना लगे। क्या? एक हमारे पंडित जी थे, हमने जब पहली गाड़ी ली अशोक भाई, तो उसमें डेंट लग गया, रिक्शे वाले ने मार दी। तो वो आए, हम पंडित जी हमारे, देखी कार, हमने भाई पंडित जी देखो ग्रह नक्षत्र देखो, ये तो कार लग गई। बोले इसको ठीक ना कराना अभी 1-2 साल। क्यों? बोले नजर उतर गई, थोड़ी डेंट लगी रहे। क्या? गाड़ी बहुत चमकती है तो दिक्कत हो जाती है ना। नाविद जी आप तो जानते हो, अशोक जी भी जानते हैं, घर के 5-10 करोड़ रुपया घर बनाने के बाद अशोक जी, उसके बाहर उल्टी मटकी काले रंग की टांगते हैं ना, और जूता टांगते हैं ना, और काला चुटीला टांगते हैं ना। ये राजनीति के काले चुटीले हैं, टांगने दो, कोई नहीं। खैर, विषय वही अशोक भाई के इकबाल महमूद ने कहा कि मुसलमान जहां 50% से ज्यादा, वहां अगर हम हारे तो मान लो चुनाव गड़बड़ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई वोट की, लुटेरे हैं वोट के। तो ये हम कह रहे हैं कि ऐसा एक प्रस्ताव आ जाए, ये लिखत पढ़त में हो जाए इलेक्शन कमीशन की डायरी में। अमिताभ जी, देखिए आपने जो सवाल किया, इस सवाल का जवाब तो आपको याद होगा, न्यूज़ 24 के पत्रकार उसमें थे, वहीं पे उसी पोलिंग पे कुंदरकी में ही, और क्या दिखाया उन्होंने, आपको याद होगा। तो उन्होंने यही दिखाया ना कि वहां पे जो भी लोग गए थे अपने हाथ में वोटर ID कार्ड लेके, आधार कार्ड लेके, और स्पेशली माइनॉरिटी समाज के लोग थे, और वहां 20-25 लोग खड़े थे। सब लोगों ने कहा कि भैया हमको धक्के देके बाहर कर दिया गया, और कहा गया कि तुम्हारा वोट पड़ गया है। तो एक पतीली में से एक चावल अगर आप निकाल के चेक कर लेंगे तो पूरी पतीली का भाव पता चल जाएगा। इसमें किसी की बात का कोई कहने सुनने कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अभी नावेद भाई ने एक बड़ा अच्छा बात कहा है, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो लोग तो हम लोग कर ही रहे हैं, जो काम मीडिया को करना चाहिए, कम से कम वो काम योगी सरकार के सहयोगी जो लोग हैं, मंत्री हैं, चाहे आशीष पटेल जी हों या उनके संजय निषाद जी हों, ये लोग कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। हम लोग तारीफ कर रहे हैं ऐसे लोगों की कि कम से कम जिस सत्ता से जुड़े हैं उस सत्ता की एक ईमानदारी से उसका कम से कम एनालिसिस कर रहे हैं, उनका विश्लेषण तो कर रहे हैं। ये STF क्या कर रही है और जो सूचना विभाग क्या कर रहा है योगी सरकार का, कम से कम आईना तो दिखा रहे हैं। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों को सलाम कर रहे हैं। और ये नजर उतारने वाले नहीं लोग हैं अमिताभ जी, ये लोग कुर्सी से उतारने वाले लोग हैं। ये आप छोड़ दीजिए कि नजर उतार जाएगी, नजर नहीं, ये लोग कुर्सी से उतारने वाले हैं महाराज जी को। और तीसरी बात मैं बस 10 सेकंड और लूंगा। देखिए आपको याद होगा अयोध्या में जब चुनाव परिणाम लोकसभा का आया था तो कितनी गंदी गंदी गालियां भारतीय जनता पार्टी और उसके इको सिस्टम के लोगों के द्वारा अयोध्या वासियों को दी गई। आपको याद होगा, अरे ये सब गद्दार हैं, ये सब धोखेबाज हैं, इनसे सामान नहीं लेना है। वो अयोध्या वासी उन गालियों को स्टोर करके अपने मोबाइल में रखे, वो देखते हैं ऐसे कि अच्छा ऐसे गालियां दी थी भाजपाइयों ने। ठीक है, आगे बढ़। ऋचा सिंह, वही प्रश्न, क्या जहां 50% या उससे अधिक मुसलमान है वहां का चुनाव बिना नामांकन कराए ही सपा को कह दिया जाए भाई इन 10 सीटों पर आप अपना आदमी नॉमिनेट कर दो, उसको शपथ दिला दी जाए विधायक की और लोक सांसद की, ऐसा हो जाए नियम? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी तो यही चाहती है क्योंकि उसका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय को ये समझ में आ गया है और आ रहा है शायद कि सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ आज वो जाना बेहतर समझ रहे हैं, बशर्ते उनके जो उनके समाज की ठेकेदारी की बात करते हैं। और बीच में आदरणीय अमिताभ सर एक नारा भी चला था, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि 2% यादव 18% मुसलमान, बताओ किस पर किसका एहसान। आज ये मुसलमान ये भी पूछ रहा है कि समाजवादी पार्टी में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कोई मुसलमान हो सकता है? सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी की ये बात करते हैं। हम तो गर्व से इस बात को कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन क्या
समाजवादी पार्टी में कोई यादव, कोई पिछड़ा या कोई दलित या कोई अल्पसंख्यक इस बात को कह सकता है कि अखिलेश यादव को छोड़कर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री हो सकता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की बात तो बहुत दूर की बात है, ये महासचिव भी अपने परिवार से ले जाकर बनाते हैं। तो सबका साथ सबके विकास की और विकास समय कम है, मुझे अब शो थोड़ा इन दोनों जल्दी समाप्त करना है, एक उसके बाद कार्यक्रम है। 1 घंटे बहस चली, कुछ चीजें बड़ी साफ निकल कर आई, जहां से अंत पर आई थी अशोक जी ने भी कुछ लोगों को बहुत सम्मान के साथ प्रणाम किया जिनकी ओर नावेद इशारा कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी का उनके प्रति सम्मान देख के मेरे हृदय भर आया कि कितना बंधुत्व का भाव है भारत की राजनीति में। बताइए, मैं तो सोचता था राजनीति में एसिडिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अशोक भाई को सुना तो आत्मा बिल्कुल छाती जुड़ा गई। बताइए, ये तो वो दो तीन लोग सामने नहीं, पांव छूले, कहें गुरु कहाँ हो, हैं गड़िया में बैठो। तो खैर, राजनीति में बाकी सब किस्से कहानी है। आप किसी परिस्थिति, बस नावेद बाबू आप और अशोक जी विशेष तौर पर इस पर गौर करें, आप किसी परिस्थिति में अचानक से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास निजी करिश्मा नहीं है तब तक बहुत समय तक महत्वपूर्ण नहीं रहते। लिख लीजिए मेरी बात, क्या फिर न 3 में रहते हैं न 13 में रहते हैं क्या? राजभर जी जब अखिलेश यादव की पार्टी में थे तो अखिलेश यादव उनको बगल में रखते थे कि नहीं रखते थे? उन्हें तो कभी हैंडल पे नहीं बैठाया, उन्हें तो कुर्सी पे बैठाया क्या? और जब राजभर इधर आ गए तो क्या बोले? बोले राजभर की क्या हैसियत है भाई, है इसकी कोई हैसियत है? हमने छू लिया था तो आदमी बना दिया था ना, इसकी क्या हैसियत? कहा था ना राजभर छोटे नेता हैं, इसलिए इन सब 3-13 में न पड़ो, अपनी भुजाओं के शौर्य पर भरोसा रखो भैया। यादव जी उधर न देखो गौर से, ना वो टांडा फूस हो जाए, सीले अनार हैं क्या? वो जलेंगे नहीं, माचिस खराब कर देंगे। मैं 17 उदाहरण बता दूं, आज तो एक की याद होगा, मुझे तो मुंह जवानी 17 याद है क्या? लोगों ने पूछा गुरु तुम कहां चले गए थे? अरे बोल छोड़ो यार, वो सब बातें याद नहीं दिला करो क्या? सबकी अपनी अपनी फांस है क्या? फांस निकल जाती है, आदमी चुप हो जाता है, वो कहते ठीक है भैया हमें क्या करना। खैर छोड़िए, मूल बात मिल्कीपुर, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर को बहुत गंभीरता से लिया है। 6 मंत्री अगर वहां उसने लगाए हैं संगठन के अलावा तो इस बात की गंभीरता होती है। और खुद मुख्यमंत्री ने अयोध्या का बहुत सघन दौरा किया है, लगभग 15 दिन के अंतराल पर वो अयोध्या होते हैं, और अयोध्या होते हैं तो मिल्कीपुर की समस्याओं को भी एड्रेस करते हैं वहां खड़े होकर। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत अपनी सभाओं में अयोध्या में कहा भी, साधु संतों को संबोधित करें चाहे जनता को, कि जो आपने लोकसभा में किया उस गलती को सुधारना चाहिए। भाजपा चाहती है कि हमारे माथे पर ये जो टीका लगा है काला, ये छूटे। अब देखना ये है, मुझे नावेद भाई गंभीर बात कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश जी इस लड़ाई को, अशोक जी अवधेश पासी के ऊपर छोड़ दें क्या? बोले भाई लड़ो, तुम्हारा लड़का तुम लड़ो, जीत गए तो यहां आना, हम तुम्हारे साथ फोटो खिंचाएंगे, हार गए तो नंबर डिलीट कर देंगे, तुम्हारा भगा देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर अखिलेश जी उतरेंगे मैदान में, लड़ाई बड़ी होगी। अगर अखिलेश जी मैदान में उतरेंगे तो मेरी बात लिख लीजिए, अयोध्या का में रामलला के दर्शन का प्रश्न बड़ा होगा, मुखर होगा, वो मिल्कीपुर से बाहर भी गूंजेगा, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में गूंजेगा। आप पहले इसलिए नहीं गए कि भाई वहां विवाद है, हालांकि विवाद नहीं था, दर्शन पर कभी विवाद नहीं रहा अयोध्या में। अयोध्या में कभी भी भगवान राम के दर्शन को लेकर कोई कानूनी विधिक रोक नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। नहीं गए आप, फिर कहा 22 जनवरी को हम नहीं जाएंगे, ये कार्ड बट रहा है। ठीक है, अब तो 22 जनवरी भी निकल गई, अब तो टहलते टहलते वहां उस मोहल्ले तक जाओगे और फिर भी नहीं जाओगे तब। तो ये सवाल आपका पीछा करेगा, मेरी बात लिख लीजिएगा। मिल्कीपुर जीतो चाहे हारो भैया, लेकिन ये सवाल देश भर में पूछा जाएगा कि क्यों नहीं गए। एक इशारा कर दूं, शिवपाल जी अभी गए थे अयोध्या तो उनसे लोगों ने कहा चाचा दर्शन कर लो,
तो चाचा ने कहा चुप पे रहो, जब पूरा मंदिर बन जाएगा, पार्किंग वार्किंग सब बन जाएगी, सारा पूरा 68 एकड़, तब हम आएंगे। अब कब तक बनेगी भगवान जाने। क्या बोले, सब पेड़ बन लग जाएं, उनमें फल फूल आ जाएंगे, तब देख लेंगे, तब आएंगे। अयोध्या एक बड़ा विषय है, मिल्कीपुर भी इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो अयोध्या के परिक्षेत्र में है। अन्यथा मिल्कीपुर 403 में एक सीट है। इसलिए मैंने कहा अयोध्या की जमीन है, और अयोध्या की जमीन में रामलला से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अयोध्या का राजा अनंत काल से सिर्फ एक, भगवान राम। कोई विधायक, सांसद, मंत्री अयोध्या का राजा नहीं हो सकता, अयोध्या का सेवक हो सकता है। इस भाव को ध्यान रखिए। धन्यवाद।